हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग आईआरडीआई का असिस्टेंट मैनेजर का जो रूमर्ड नोटिफिकेशन है 2026 का कि आने वाला है। 2025 में एक्चुअली में आना था बट 2025 में आया नहीं, सो इट इज़ हाईली रूमर्ड नाउ। काफ़ी सारे ग्रुप्स में, काफ़ी सारे यूट्यूब ट्यूटर्स के एजुकेटर्स के थ्रू भी मैं देख रहा हूँ कि इट इज़ हाईली रूमर्ड नाउ। कैसे हम लोग इसमें तैयारी करेंगे, क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे, क्या एग्जाम में आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फेज 2 का डिस्क्रिप्टिव किस तरह का आया है, वो सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। प्री में हम लोगों का टारगेट इसका 120 से 130 मार्क्स है आउट ऑफ 160। मेंस का टारगेट हमारा 200 मार्क्स है। इसको हम लोग 200 से लेकर 220 तक कवर करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि 220 ही लेकर आएंगे, 200 इज द मिनिमम टारगेट जो हमारा फर्दर 220 तक हम एक्सटेंड कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ओके। इसमें आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, हम लोगों ने अभी भी मैंने आपको बताया था, इसमें आपका एक प्री एग्जाम आएगा, मेंस एग्जाम्स आएगा और इंटरव्यू होगा। इसमें क्या क्या आएगा? जो प्री एग्जाम होगा, ये जो पिछला नोटिफिकेशन है मैंने उसमें से लिया है, सो इट इज बिलीव कि ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा। प्री एग्जाम हमारा मॉडरेट लेवल का आता है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आएगा। रीजनिंग आएगी, 40 क्वेश्चंस करने होंगे 40 मार्क्स के। इंग्लिश आएगी, 40 क्वेश्चंस करने होंगे 40 मार्क्स के। जीए आएगा, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। क्वांट्स आएगी, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ओवरऑल कंपोजिट टाइम दिया है आपको 90 मिनट्स का। तो अब सारी बात है कि आपको ये टाइम मैनेज कैसे करना है, आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए। अगर आप जीए की प्रैक्टिस करें, जीए को अगर आप देखें, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको ये पता है कि आपको जीए का सवाल आता है या नहीं आता है। इसमें बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। सवाल पढ़ा, सवाल आता है, मार्क कर दिया, नहीं आता आपने छोड़ दिया, गलत आपको करना नहीं है। इस सेक्शन के लिए 12 मिनट मेरे अकॉर्डिंगली मैक्स टू मैक्स 12 मिनट से ज़्यादा आप लोग नहीं ले सकते। जीए के सेक्शन के 40 क्वेश्चंस करने के लिए वैसे तो 8 से 10 मिनट आर सफिशिएंट, बट अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो भी 12 मिनट से ज़्यादा आप लोगों को नहीं लेना। 12 मिनट अगर आप यहाँ दे दोगे तो आपके पास 78 मिनट्स बचेंगे। 78 मिनट्स आप लोगों ने इतने सारे प्री एग्जाम दिए होंगे बैंकिंग के, तो आपको 20 मिनट में 35 सवाल करने की एक आदत भी होगी। 20 मिनट में 35 सवाल आप लोगों को अगर करने हैं तो आपकी स्पीड बनेगी ना। तो 78 मिनट्स में से अगर आप 30-30 मिनट भी रीजनिंग और क्वांट्स को दे दो, मैक्स टू मैक्स 30-30 मिनट, तो आपके 40-40 क्वेश्चंस पूरे होने चाहिए। 30 मिनट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। इंग्लिश का सेक्शन क्योंकि ट्रिकी होता है, इंग्लिश में गलत होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो 18 मिनट इंग्लिश के मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, जिसमें आप आराम से 30 तक सवाल कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा आपको पूरे 160 करने हैं, आपको 160 सही करने हैं। इंग्लिश में आप 10 क्वेश्चन का मार्जिन लेकर चल सकते हो कि 10 क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं या फिर 10 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, बट 10 गलत नहीं होने चाहिए। जीए में आप 5 से 6 क्वेश्चन का मार्जिन लेकर चल सकते हो कि जीए में आपके 5 या 6 सवाल आपको नहीं आते, गलत करने का आपके पास मार्जिन नहीं है, क्योंकि 2 साल में ये रिक्रूटमेंट अब आ रहा है। पिछले 9 साल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 3 रिक्रूटमेंट आए हैं इसके, 2017, 2023 और 2024। मार्केट में सबसे अच्छा सैलरी पैकेज आईआरडीएआई देता है। तो अगर आप इसके अंदर करते हैं, रीजनिंग के अगर आप 40 कर लेते हैं, क्वांट्स के आप 40 कर लेते हैं, आपके 80 नंबर तो यही हो गए प्री की कट ऑफ के लिए। हम 120 नंबर का टारगेट कर रहे हैं। जीए में अगर आपने 30 नंबर भी स्कोर कर लिए या फिर आपने 25 भी स्कोर कर लिया और इंग्लिश में फिर आप 15 करके 120 तक इजीली स्कोर कर सकते हो। ये आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग अपने क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए के सेक्शन के लिए देखें, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, यहाँ पे जो हम लोगों ने अपना टारगेट लिया है 30 मिनट और 40 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। रीजनिंग का जो हम लोगों ने टारगेट लिया है 30 मिनट और 40 क्वेश्चन हमें करने हैं। जीए के लिए हम लोगों ने 12 मिनट मैक्सिमम का टाइम लिया है, जिसमें से 30 टू 35 आप लोगों का टारगेट होना चाहिए मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो यहाँ पे आपके 40 नंबर आ गए, ये आपके 40 नंबर आ गए। यहाँ पे अगर आप 30 नंबर भी लेकर आ जाते हो तो आपका 110 ऑलरेडी हो गया। अब जो इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश के सेक्शन के लिए आपके पास रफली 18 मिनट बचे हैं। 18 मिनट में अगर आपने 25 क्वेश्चन भी कर लिए, जिसमें से आपने 20 तक मार्क्स स्कोर कर लिए, जो कि बहुत ईजी है। आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करोगे, पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस करोगे, ये आपका स्कोर हो जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका प्री क्वालिफिकेशन हो जाएगा। प्री आप लोग क्वालिफाई इजिली कर लोगे इसमें। ठीक है, मेरे थ्रू आप लोगों को इसमें क्वांट्स के अंदर अर्थमेटिक मिलेगी,
अर्थमेटिक मिलेगी, डीआई मिलेगी, ये आप लोगों को मैं पूरा प्रोवाइड करूंगा। जीए आप लोगों को मैं इंश्योरेंस अवेयरनेस दूंगा, इंश्योरेंस अवेयरनेस के साथ जनवरी ऑनवर्ड्स आप लोगों को मैं करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा। जनवरी से पीछे का जो भी करंट अफेयर है, नोटिफिकेशन कब आएगा हम उस पर देखेंगे कि हमें कब करना है, कितना पीछे तक का करना है। पिछले हमें 5 to 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंश्योरेंस रिलेटेड जो मेजर न्यूज़ है वो सब हमें इसमें करनी होंगी। रीजनिंग और इंग्लिश ये शायद आप लोगों को मैं ड्यू टू टाइम लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इंग्लिश में कुछ कुछ प्रोवाइड कर दूं, अदरवाइज जहां से भी आप लोग रीजनिंग एंड इंग्लिश कर रहे हैं अब तक बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए, आप लोग वहां पे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ मुझसे भी ज़्यादा बेटर पढ़ाएंगे आपको, तो आप लोग रेस्पेक्टिव टीचर के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में। इसके बाद बात करें तो उसका फेज 2 एग्जाम होता है। फेज 2 एग्जाम में 3 सेक्शन आते हैं। इंग्लिश आएगा, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज इंपैक्टिंग इंश्योरेंस आएगा, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट आएगा। इसके फेज 2 की खास बात क्या होती है कि पूरा का पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। अब तक क्या होता था, आप बाकी फेज 2 देते थे उसमें इंग्लिश का सेक्शन डिस्क्रिप्टिव आता था, या फिर आरबीआई ग्रेड बी में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव मिक्स आता था। आईआरडीआई क्या करता है, अभी तक पिछले तीनों एग्जाम्स में आईआरडीआई ने फेज 2 पूरा डिस्क्रिप्टिव रखा हुआ है। 100 नंबर का 60 मिनट इंग्लिश, 100 नंबर का ईएसआई 60 मिनट, 100 नंबर का इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट 60 मिनट। ठीक है, किस तरह के सवाल आएंगे, पिछले टाइम्स में क्या सवाल आए हैं, वो सब मैंने इसी वीडियो में डाला है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी एक एक करके। थर्ड पार्ट आपका इंटरव्यू हो जाएगा। जो लोग फेज 2 में शॉर्टलिस्ट होते हैं वो इंटरव्यू में जाएंगे। फेज 1 के मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए मैटर नहीं करते। फेज 1 सिर्फ और सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करनी है फेज 2 जाने के लिए। फेज 2 के मार्क्स आपके जरूर मैटर करते हैं। हम देखते हैं कि हमने क्या टारगेट लेकर चला है और पिछली बार क्या कट ऑफ्स गई हैं। मैंने जो भी इसमें मार्क्स के टारगेट बताए हैं वो पिछली बार के पेपर के बेसिस पर बताए हैं। अगर पेपर पिछली बार से टफ हो जाएगा तो सिमिलरली कट ऑफ कम हो जाएगी, पेपर पिछली बार से इजी हो जाएगा तो सिमिलरली कट ऑफ बढ़ जाएंगी। ऑन एन एवरेज फेज 1 आपका मॉडरेट आता है, फेज 2 मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं उस हिसाब से तो मेरे को काफ़ी इजी लगा है। जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा उसको अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैच करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी इजी लगेगा। फिर भी एक जो बात कही गई है कि फेज 2 भी मॉडरेट लेवल पर होता है। प्रीलिम्स की कट ऑफ देखें तो साल 2024 की कट ऑफ 109 नंबर गई है और साल 2023 की कट ऑफ 87.25 गई है। दोनों ही पेपर को मॉडरेट लेवल डिफाइन किया गया है। मेंस की कट ऑफ बात करें तो फेज 2 की कट ऑफ 178 गई है 2024 में और 183 गई है 2023 में। अब यहाँ पे अगर आप 120 नंबर लेकर आते हो तो आप फेज 2 में बैठते ही बैठते हो। यहाँ पे अगर आप 120 नंबर लेकर आते हो तो भी आप फेज 2 में बैठते ही बैठते हो। बट यहाँ पे कट ऑफ कम गई है तो आई बिलीव पेपर थोड़ा सा टफ आया होगा पिछली बार से। दैट मीन्स अगर आप 120 की जगह 100 नंबर भी लेकर आते हो यहाँ पे तो आप फेज 2 में बैठोगे। ये कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ आपके फेज 2 में बैठने के लिए हैं, आपके सिलेक्शन में मैटर नहीं करेंगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम लोग मेंस में जाएंगे, यहाँ जो 178 और 183 मार्क्स की कट ऑफ है, हमने अपना टारगेट 220 के अराउंड लिया हुआ है। जैसे पिछली 2 बार में पेपर आए हैं, अगर उसमें हमारे 220 नंबर आएंगे तो हमारा सिलेक्शन श्योर शॉट है। 200 नंबर पर भी सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाता है, बट उसमें इंटरव्यू में थोड़ा सा रिस्क हम लोग क्यों लें। हमें अपने पास बफर जोन रखना होगा। सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ पे सिलेक्शन नहीं होगा ना, कट ऑफ से तो मार्क्स हमें ज्यादा लेकर आने पड़ेंगे। आईबीपीएस पीओ में, आरआरबी पीओ में भी अगर आपके 15 नंबर ज्यादा होते हैं कट ऑफ से तब आप अपने आप को श्योर शॉट समझते हो। यहाँ पे हमें कट ऑफ से 20 से 25 नंबर की लीड एटलीस्ट मिनिमम रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड वैकेंसी है। 4 वैकेंसी आ रही है, 8 वैकेंसी आ रही है, 10 वैकेंसी आ रही है, आपको उसी में ही अपना सिलेक्शन लेना है। आप यहाँ पे बड़े एग्जाम्स की तरह ये नहीं सोच सकते कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। बड़े एग्जाम से यहाँ पे हमारा मतलब है मोस्ट अवेटेड एग्जाम है, बेस्ट सैलरी पैकेज है, बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन इसके अंदर होगा। अब पिछले साल में जो पिछले 2 बार के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इंग्लिश में जैसे क्या आता है, इंग्लिश में एस्से आया। एस्से के अंदर आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे, 500 वर्ड्स में एक एस्से आपको लिखना होगा। क्या क्या टॉपिक्स थे, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था, क्लाइमेट चेंज और अडेप्टेशन था, वुमेन एम्पावरमेंट था, फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्ट्रेटजीज फॉर इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉस एंड कॉन्स, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप इन अगर आप इन सारे टॉपिक्स को देखो ना, तो जो आपका फेज 2 का सिलेबस है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इंपैक्टिंग इंश्योरेंस और इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, उसी के अंदर के ये सारे टॉपिक्स हैं।
उनके जो भी चीज़ें करंट अफेयर से चलती आ रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारा फाइनेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है अब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे फ्रॉड्स भी होने लगे हैं, और करंट अफेयर्स में हमेशा चलता रहता है। आप देखेंगे हमेशा कोई ना कोई ऐसा फ्रॉड आता रहेगा, और हर कंपनी, हर बड़ी कंपनी अपने लिए एक अलग एआई प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रही है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में भी। तो ये आपका करंट अफेयर का पार्ट बन जाता है। क्लाइमेट चेंज एंड अडेप्टेशन पे, क्लाइमेट चेंज एंड अडेप्टेशन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी पार्ट होता है। आरबीआई भी इस पे काम कर रहा है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स निकाले हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया है गवर्नमेंट ने भी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ये तो आपका डायरेक्ट इंश्योरेंस अवेयरनेस का टॉपिक है। विमेन एम्पावरमेंट, ये आपकी स्कीम्स का पार्ट हो जाता है, ईएसआई के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ना होता है ये सब। तो ये सारे इंग्लिश के टॉपिक जो हैं, इसके लिए मैं आपको अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट मेरे को एडिटोरियल्स लगेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के, वीकली बेसिस पे प्रोवाइड करूंगा। देन आपके पास इसमें प्रेसी राइटिंग आता है। प्रेसी राइटिंग में यूजुअली 500 वर्ड्स का पैसेज था, उसे 100 वर्ड्स में आपको शॉर्ट करना होता है। ये प्रैक्टिस कैसे करनी है ये हम लोग विद द टाइम देखेंगे। देन आपके पास इसमें लेटर आता है। 2 लेटर आपको ऑप्शंस में दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक आपको करना होता है। अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स का लेटर करना होता है। जैसे कुछ लेटर जो आए थे, लेटर टू द बैंक मैनेजर टू प्रोवाइड मोर लोन्स टू लोकल ट्रेडर्स, लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू कंडक्ट डिजिटल पेमेंट क्लासेस इन रूरल विलेजेस, to the commissioner regarding dog menace in your society, to your nephew regarding rampant spread of fake news on social media। ये कुछ लेटर्स हैं जो पिछले 2 सालों में पूछे गए हैं। तो आप लोग अगर इन लेटर्स को देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। अगर हम लोग अपने डेली एडिटोरियल्स के या वीकली बेसिस पे कुछ कुछ अपना कंटेंट पढ़ते रहें तो ये सब कुछ हमें करना बहुत ईजी है। आप नॉर्मली भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आप ये करते हैं कि डिजिटल पेमेंट क्लासेस इन रूरल विलेजेस के लिए आपको लेटर लिखना है, तो कितना ईजी है, 150 वर्ड्स में लिखना है। आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने बारे में, आप इसके अंदर बताओगे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, आप नीड बताओगे कि डिजिटल पेमेंट क्लासेस की नीड क्यों है, क्योंकि इंडिया डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी डिजिटल ऐप्स आ रही हैं पेमेंट्स के लिए, उसके साथ सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, स्कैम्स हो रहे हैं। तो हमें उन लोगों को ट्रेन करना चाहिए, उन लोगों को टीच करना चाहिए कि उनके साथ ऑनलाइन स्कैम ना हो पाए, ओटीपी स्कैम ना हो पाए, जो प्रोस एंड कॉन्स होते हैं हमारे वो उन्हें बताने होंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है लिखना। टू द कमिश्नर रिगार्डिंग डॉग मैनेज इन योर सोसाइटी, ये तो अभी भी इतना ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है कि आप 2-3 आर्टिकल्स भी अगर उसके पढ़ोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या लिखना है। आर्टिकल्स कौन से पढ़ने हैं वो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा, बाकी खुद भी आप लोग अपने सोर्सेज से, बाकी और बहुत सारे फ्री सोर्सेज है, कहीं से भी आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। टू योर नेफ्यू रिगार्डिंग रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया, ये भी आप अपने नेफ्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले फेक न्यूज़ तो वर्ड ऑफ द ईयर भी बनकर आया था 2-3 साल पहले। फेक न्यूज़ चल रही हैं, इलेक्शंस के टाइम पे फेक न्यूज़ होती हैं, एक दूसरे को डिमीन करने के लिए फेक न्यूज़ होती हैं, डीप फेक चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग रेगुलर अपनी लाइफ में देखते रहते हैं, रेगुलर अपनी लाइफ में सुनते पढ़ते रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर एग्जाम प्रिपरेशन, जो नॉर्मल लाइफ का पार्ट है। लेटर्स आपके यूजुअली उन्हीं चीज़ों से आते हैं। फिर इसमें एक खास चीज़ थी कि एक पैसेज आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, करीब 500 वर्ड्स का, उसमें 5 क्वेश्चंस आए थे, इनके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टाइप करने थे। तो अभी तक आप जो प्रैक्टिस करते आए हैं आरसीज की एग्जाम्स में, वो आप ऑब्जेक्टिव आंसर मार्क करते थे। ये आंसर वैसे होंगे जैसे स्कूल टाइम पे इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव पैसेज आता था, उसमें हमें आंसर लिखना होता था, आपको यहाँ पे आंसर टाइप करना होगा। नॉर्मल लेवल का आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता। कुछ आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस और उनके क्वेश्चंस में विद द टाइम प्रोवाइड करूंगा। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का देखते हैं, इसमें किस तरह के सवाल आए थे। तो यूजुअली 2 पार्ट्स में सेक्शन डिवाइडेड होता है। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन थे जिसमें से 3 करने थे, पार्ट 2 में भी 5 क्वेश्चन थे जिसमें से 4 करने थे। अब इसमें यह फिक्स नहीं है कि कौन सा सवाल कितने नंबर का होगा, 5 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, 15 नंबर में भी आ सकता है, मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ क्लब होकर एक बड़ा आंसर बन के भी आ सकता है। सो दैट डिपेंड्स। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बताना है, उसके ऑब्जेक्टिव और उससे रिलेटेड जो इश्यूज है उन्हें हाईलाइट करना है। तो अगर आपने कुछ गवर्नमेंट स्कीम जो इंपॉर्टेंट है आपके ईएसआई सिलेबस के हिसाब से, अगर आपने वो पढ़ी है तो ये सवाल बहुत सिंपल है। इंपॉर्टेंस ऑफ एफडीआई इन इंश्योरेंस, एफडीआई इन इंश्योरेंस पे अभी इतना डिस्कशन हुआ था, इतने ढेर सारे आर्टिकल्स आए थे जब दिसंबर वाला अमेंडमेंट आया था इंश्योरेंस बिल का, मैंने शेयर भी करा है आरबीआई वाले ग्रुप में। उस तरह के आर्टिकल्स जो भी आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उन्हें पढ़ के आप लोगों को आइडिया लगेगा
कि क्या लिखना है, कंटेंट क्या होना चाहिए हमारे पास। इंडिया ट्रांजिशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमी, अभी बजट डिक्लेयर हो जाएगा, बजट के बाद फिर इस तरह के आर्टिकल्स आने लगेंगे, तो हमें अपने करंट इश्यूज के साथ में ही ईएसआई की तैयारी करनी है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एंड देयर यूजफुलनेस इन द इंश्योरेंस सेक्टर, ये मैंने इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर भी इस टॉपिक को लिया है कि कैसे हमें इसका आंसर लिखना है। बीमा सुगम पोर्टल, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन इंश्योरेंस, तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हैं, पिछले 2 बार के ही एग्जाम के टॉपिक्स हैं, ये मैंने अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं। क्वेश्चंस का, इन टॉपिक्स का कोई भी क्रेडिट मेरा नहीं है। जो सिलेबस है, जो मार्किंग पैटर्न है, वो मैंने IRDAI के 2024 के नोटिफिकेशन से लिया है, और यूट्यूब पर और इंटरनेट पर सर्च करके मुझे ये क्वेश्चंस मिले हैं जो ESI के, फाइनेंस के या इंग्लिश के हैं। तो जिन भी प्लेटफॉर्म्स ने, जिन भी एजुकेटर्स ने ये डेटा कोलेक्ट किया है, सारा क्रेडिट इसमें उन लोगों का है। इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का भी जो पेपर आया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पार्ट 1 इंश्योरेंस का था, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन दिए थे, 4 अटेम्प्ट करने थे। नेक्स्ट स्लाइड में मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखते हैं। अब कैसे सवाल आए थे। रोल ऑफ इंश्योरेंस इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, पूरा टॉपिक एज इट इज मैंने दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्टिव मटेरियल के अंदर। रोल ऑफ सर्वेयर इन द असेसमेंट ऑफ लॉसेज इन द इंश्योरेंस सेक्टर, तो कुछ करंट का नहीं है, बिल्कुल जो आपका बेसिक है इंश्योरेंस अवेयरनेस का, जो मैंने इंश्योरेंस अवेयरनेस का सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसका बनाया है, उसके अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें दी हुई हैं। जहां पे हम सर्वेयर्स पढ़ेंगे, वहीं पे हम पढ़ेंगे उनका रोल क्या होता है, वो कौन होते हैं, किस लिए होते हैं, क्या काम करते हैं। इंश्योरेंस अंडर राइटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, बट इसमें एक खास चीज क्या थी, बार ग्राफ आया था और कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे इंश्योरेंस पे। ठीक है, ये किस तरह का होगा ये हम लोग देखेंगे जैसे जैसे हम लोग अपने सिलेबस के साथ प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट के सेक्शन में भी 4 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और उसमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके अंदर मल्टीपल सब क्वेश्चंस भी गिवन थे। क्वेश्चन कैसे थे, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिस्कस द कम्युनिकेशन स्किल्स विद एग्जांपल्स, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू सैलरी मैनेजमेंट एंड बेनिफिट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज मैनेजमेंट। तो आप ये देखिए कि मैनेजमेंट के जो सवाल हैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपके सिलेबस पर आ रहे हैं, इंश्योरेंस के जो सवाल हैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपके सिलेबस पर आ रहे हैं। हाउएवर ईएसआई के जो सवाल हैं, तो जैसे नाबार्ड पूछता है, जैसे आरबीआई पूछता है, वो आपके करंट टॉपिक से रिलेटेड है। और जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का ऐसे आ रहा है, वो आपके जो स्टैटिक सिलेबस है हमारा, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज फाइनेंस मैनेजमेंट, इससे भी रिलेटेड है। जो आपके जनरलाइज टॉपिक है, जो आपके सिलेबस के अलावा डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखते होंगे, फेसबुक पर देखते होंगे पोस्ट में, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी क्रिटिकल इसके अंदर है, अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल है और आपके पास इंटेंट है कि आपको पढ़ाई करके एग्जाम निकालना है। ये इसका सिलेबस है, हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहला हमारा यूनिट है इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑन इकोनॉमी, यूटिलिटी थ्योरी टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब हम लोग करेंगे। सेकेंड आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, रिस्क पढ़ेंगे, इंटरकनेक्टेडनेस से, सिस्टमिक रिस्क क्या होता है, कंसंट्रेशन रिस्क क्या होता है। ये ऑलरेडी आरबीआई ग्रेड बी के लिए मैंने कराया है पूरा टॉपिक। इकोनॉमिक कैपिटल एंड रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होता है रिस्क ट्रांसफर अरेंजमेंट्स का, रिस्क ट्रांसफर अरेंजमेंट का ही मतलब इंश्योरेंस होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर टू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, हर एक टॉपिक को हम लोग करने की कोशिश करेंगे स्टैटिक के पार्ट में भी, क्योंकि यही चीजें हमारा इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव में भी ऐड करेगा और ईएसआई के डिस्क्रिप्टिव में भी ऐड करेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, जिसके साथ हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के जो जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो सब हम लोगों को पढ़ना है। इंश्योरेंस रेगुलेशन कैसे आया, फाइनेंशियल और मार्केट कंडक्ट क्या थे, आईआरडीआई के फंक्शंस क्या हैं, एक्चुअरी क्या होते हैं, डी टैरिफिंग क्या होती है, ये सब कुछ हमें इसके अंदर पढ़ना होगा। एंड देन सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया के अंदर हमें इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे हमारी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, या हमारा क्रॉप इंश्योरेंस है, जो गवर्नमेंट ने हमें दी है, वो सब कुछ हमें करना होगा। इंश्योरेंस इन रूरल एंड सोशल सेक्टर्स, ऑब्लिगेशन ऑफ इंश्योरेंस देयर टू, इंडियन माइक्रो इंश्योरेंस एक्सपीरियंस, सोशल सिक्योरिटी लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन, आरएसबीवाई जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज की। फिर इसके अलावा हमारा आयुष्मान स्कीम आ गई है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है। इन सारी स्कीम्स को समझना है, इनकी प्रोग्रेस देखनी है और इनमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, वो सब कुछ हमें सोशल स्ट्रक्चर में करना होगा। ये पार्ट अगर हम लोग कर लेंगे तो हमारा ईएसआई का सिलेबस बहुत ज्यादा टफ नहीं है।
इसके अलावा जो भी करंट रिलेटेड टॉपिक्स चल रहे हैं, पार्लियामेंट के डिस्कशंस होते हैं इंश्योरेंस रिलेटेड, वो भी हम लोगों को करना है। इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का सिलेबस देखें तो ये हमारा पार्ट 1 है इसका इंश्योरेंस, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी पढ़ेंगे, पूलिंग क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क क्या होता है, इंडेमनिटी और इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन इंश्योरेंस की लीगल फाउंडेशंस क्या है, ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशंस क्या होती हैं, इंटरमीडिएशन क्या होता है, रोल क्या होता है उनका, मोबिलाइजिंग इन सेविंग्स, अलग अलग तरह के हम टाइप्स पढ़ेंगे, बैंक इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हमें अपने सिलेबस के साथ साथ करनी है। इंश्योरेंस का स्टडी मटेरियल मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है पूरा, एक यूनिट बची है, यूनिट 4, फंक्शंस परफॉर्म बाय इंश्योरर्स, प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरराइटिंग, क्लेम्स, ये सब हमें पढ़ना है। इंश्योरेंस लाइंस क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे इसके अंदर एन्युटीज क्या होती है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीज क्या होती है, री इंश्योरेंस क्या होता है, जीआईसी क्या है, इन सब के बारे में हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। सारा स्टडी मटेरियल रेडी है, पीडीएफ कुछ मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। अभी क्या है, अभी सिर्फ मैंने एक मेन चैनल बनाया हुआ है विश्वास का, नोटिफिकेशन आने के बाद में प्रॉपर ग्रुप और प्रॉपर चैनल बनेगा आपका आईआरडीआई के लिए। ये हमारा मैनेजमेंट का सिलेबस है। मैनेजमेंट का नेचर, स्कोप, मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, लीडरशिप थ्योरीज क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, मोटिवेशन थ्योरीज, जैसे जैसे हमारा आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस है, ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस हमारा आईआरडीआई के लिए। फर्क कहाँ है, आरबीआई ग्रेड बी में थ्योरीज के नाम दिए हुए हैं ऑलरेडी, जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है ये नाम आरबीआई ग्रेड बी में दिए हुए हैं, तो वहां पे सिलेबस लिमिट हो जाता है। आईआरडीआई के लिए और ज्यादा थ्योरीज हमें करनी होती हैं, बट सिलेबस में हम लोग अपना सारा करेंगे। फिर कम्युनिकेशन आ जाता है, रोल ऑफ आईटी आ जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे हम इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने करी है, हम लोग आगे भी करेंगे। मैनेजमेंट का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर्ड है मेरा, जो आरबीआई ग्रेड बी के लिए हम लोग कर रहे हैं। कुछ एडिशनल टॉपिक्स जैसे लीडरशिप में हमें कुछ करना है, मोटिवेशन में हमें कुछ करना है, वो हम एडिशनल करेंगे आईआरडीआई के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा थ्योरी की पीडीएफ जब मैं आपको दूंगा, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी दूंगा, वो हम लोग किस तरह से करेंगे आगे उसको समझते हैं। अब इसमें विशवाइज की तरफ से आप लोगों को क्या मिलेगा, ईएसआई के नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इंश्योरेंस के नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मैनेजमेंट के नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आईआरडीआई के लिए जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री वाइज, उनका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू मिलेगा। रिव्यू में हम लोग उन्हें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की तरह भी समझेंगे कि उनकी एनालिसिस करेंगे, क्या उनके प्रोस एंड कॉन्स रहे, क्या चैलेंजेस रहे। यूनिट वाइज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स मिलेंगे। जो मेजर करंट अफेयर्स चल रहे हैं जो आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए हैं, उस पर बेस्ड आपको ईएसआई और इंश्योरेंस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेंगे। क्वांट्स और रीजनिंग के वीडियोस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रीजनिंग शायद मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि टाइम लिमिटेशन है मेरे पास थोड़ा। क्वांट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जो आपको आईआरडीआई एएम लेवल तक कराएगा, तो ये सब आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आता है और हमें किस तरह से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। जैसे ईएसआई का एक क्वेश्चन मैंने लिया था, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एंड देयर यूजफुलनेस इन इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, मैं आप लोगों को इसमें क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के साथ में पहले उसके स्टेप्स दूंगा कि आपको आंसर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हमारे पास क्यों आए थे, क्लाइमेट चेंज की वजह से आए थे। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या देंगे, हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएंगे और ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एंड ग्रीन फाइनेंस बताएंगे ग्लोबल और नेशनल लेवल पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट इश्यूड इंस्ट्रूमेंट्स है फॉर फाइनेंसिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको प्रोवाइड करता है इंडिया में। ठीक है, आरबीआई का रोल क्या रहेगा इन इश्यूएंस एंड मैनेजमेंट। फिर मीनिंग और कॉन्सेप्ट बताएंगे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का। इन्हें हम लोग डिफाइन करेंगे कि डेट सिक्योरिटीज होती हैं, है ना, इशूड बाय द गवर्नमेंट, और जो उसकी प्रोसीड्स होती हैं दैट आर दोज आर ईयर मार्क्ड फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। फिर इनके की फीचर्स बताएंगे कि इसमें सॉवरेन बैकिंग होती है, रिंग फेंसिंग होती है फंड्स की, ट्रांसपेरेंसी होती है, पीरियोडिक एनवायरमेंटल इंपैक्ट रिपोर्टिंग होती है इसकी। ये चीज़ें जब मैं आपको मटेरियल दूंगा नोट्स में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। आंसर्स इनके प्रोवाइड करूंगा वो भी आपको इसी की लाइन पर मिलेंगे। देन इसका रैशनल क्या है इशुएंस का, यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि गवर्नमेंट सोवरेन गवर्नमेंट इशू क्यों करती है, टू मोबिलाइज लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी गोल्स। इसके बेनिफिट्स बताएंगे, जैसे इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, पॉलिसी सिग्नलिंग आएगी, ग्रीन फाइनेंस मार्केट हमारा बन रहा है, ये हम लोग इसके अंदर बताएंगे।
देन हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल क्या है, कि लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ इंश्योरेंस लाइबिलिटीज क्या होती है, नीड फॉर स्टेबल सेफ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या है। मतलब अब यहाँ तक तो हमने स्टेप 3 तक तो हमने अपने एसजीबीज को बता दिया। अब यहाँ से हमें इसको इंश्योरेंस से जोड़ने का काम करना है। हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी प्रेफरेंस फॉर सोवरेन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट बैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाते हुए फिर हम लोग सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को लेकर आएंगे कि हाउ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एंड लॉन्ग मैच्योरिटी मेक दीज बॉन्ड्स सुटेबल फॉर सेफ्टी एंड एसेट लाइबिलिटी मैचिंग। इस स्टेप पे आपका ग्रीन बॉन्ड और इंश्योरेंस सेक्टर आपका लिंक होगा। फिर ईएसजी अलाइनमेंट बताएंगे, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, स्टेबल रिटर्न और रेपुटेशनल बेनिफिट्स फॉर इंश्योरर्स। फिर उसके बाद इसमें चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, चैलेंजेस वे फॉरवर्ड के साथ में हम लोग इसे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ स्टेप्स होंगे कि आंसर हमें किस तरह से लिखना है। ये एक ईएसआई को क्वेश्चन लिया था। अब एक इंश्योरेंस का भी क्वेश्चन देखते हैं, जो पिछला आया हुआ क्वेश्चन है, रोल ऑफ इंश्योरेंस इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ठीक है, इंश्योरेंस से कैसे हम लोग सेविंग्स करते हैं और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में कैसे हेल्प करता है। हमारे स्टैटिक पार्ट का ही सिलेबस है, स्टैटिक पार्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन था। हमारे स्टैटिक का जो मटेरियल है उसमें भी इसका आंसर डीपली कवर्ड है। क्या है, इंट्रोड्यूस इंश्योरेंस एज अ की कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम दैट प्रोवाइड रिस्क प्रोटेक्शन व्हाइल परफॉर्मिंग एन इंपॉर्टेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इंश्योरेंस को यहाँ पे डिफाइन करेंगे इस लाइन पर, है ना। फिर इसके बाद बताएंगे कि रिस्क कवरेज तो इंश्योरेंस करता ही है, रिस्क कवरेज के अलावा इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस का जो क्रूशियल रोल है इन मोबिलाइजिंग हाउस होल्ड सेविंग्स। जैसे बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपके होते हैं जो बेसिकली एन्युटी प्लान है, वहां पे आपको सेविंग्स मिलती हैं, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ से बताना शुरू करेंगे। फिर इंश्योरेंस को एज अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग बताएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। Explain that life insurance products encourage regular long-term savings through premiums linked with protection and maturity benefits। तो इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, हमारा रिस्क भी कवर कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग सेविंग्स पे भी काम कर रहे हैं। Highlight that insurance promote discipline and contractual savings, especially among households with limited access to capital market। अब जो आप में से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए अवेयर हैं, आप लोग तो कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। बाकी जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के कुछ लोग हैं या जो रूरल हाउस होल्ड्स के लोग हैं, वो लोग कैपिटल मार्केट से आज भी डरते हैं थोड़ा, क्योंकि वो होता तो मार्केट लिंक ही है। उनके पास शायद उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है या फिर उतना कोई बताने करने वाला नहीं होता, तो वो लोग एलआईसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। एलआईसी इसीलिए इंडिया का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरर है ना, क्योंकि लोगों का भरोसा है एलआईसी पे और वो बहुत सारे सेविंग्स प्लान देता है। और अब आप में से जो लोग ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इतने ढेर सारे बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस के जो सेविंग स्कीम्स भी देते हैं, पीएनबी मेट लाइफ का है, एसबीआई लाइफ का है, तो ये आपको सेविंग्स स्कीम भी देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाएंगे रोल ऑफ इंश्योरेंस इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स, यहाँ पे उसको डिटेल बताएंगे। फिर इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट अपने क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इन इंश्योरेंस। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का प्रोसेस क्या है, फंड्स कैसे चैनल होते हैं, वो हम लोग बताएंगे। बताएंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज कैसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज की तरह एक्ट करती हैं बाय इन्वेस्टिंग कलेक्टेड प्रीमियम इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड रियल इकोनॉमिक सेक्टर्स। ये हम लोग बताएंगे, हमारे पास हमारे नोट्स के अंदर चीजें कवर हैं। आंसर में हमें इस तरह से लिखना है, इनके आंसर्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा विद द टाइम। कोशिश मैंने ये की है कि हर यूनिट के 8 से 10 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर पाऊं। रोल ऑफ इंश्योरेंस इन फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, ये हम लोग बताएंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताएंगे, स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट क्या है इंश्योरेंस का, वो हम लोगों को इसमें एक्सप्लेन करना होगा। फिर उसके बाद लास्ट में इसके चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है और कंक्लूड कैसे करना है, वो यहाँ पे मेंशन करना है हमें। इस तरह से हमारा आंसर रफली 400 से 500 वर्ड्स का आंसर मैंने बनाने की कोशिश करी है इन क्वेश्चंस को। बाकी विद द टाइम हम लोग इनके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी देखेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट 500 वर्ड से ज्यादा का डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको इसमें नहीं लिखना पड़ेगा। आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में भी जो 15 नंबर का सवाल आता है उसमें हम 600 वर्ड्स का लिखते हैं, यहाँ पे 10 नंबर का ही यूजुअली रहेगा, 12-15 नंबर का भी आ सकता है जिसमें मल्टीपल पार्ट्स एक साथ कंबाइन होंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। ये मेरा टेलीग्राम का मेन चैनल है, इस पे आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सारा स्टडी मटेरियल फिलहाल के लिए यहीं पर जाएगा, कुछ टाइम बाद जब कुछ बच्चे कलेक्ट हो जाएंगे तो IRDAI के लिए एक सेपरेट ग्रुप और एक सेपरेट चैनल में प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।